Hello students, last time we will discuss about basic idea of respiration and its types. So now the turn of respiratory system of human important है, इसको ध्यान से देखें। आज हम डिस्कस करने लग रहे हैं जो आदमी है, ह्यूमन है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ा था और हर एक पार्ट का रोल उसमें देखा था कि उस सिस्टम के अंदर हर पार्ट अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर भी बहुत सारे पार्ट मिलके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे और फिर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हमने आपको पहले भी बताया था, सिस्टम एक या दो चीज से नहीं मिलता, कई सारी चीजें जब मिलती हैं तो वो सिस्टम बनता है। तो हम क्या लिखेंगे? द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब वो रास्ता जो जहां से हवा आएगी या जाएगी। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन में? लंग। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एसोसिएट टुगेदर, एसोसिएट टुगेदर, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिलके काम करते हैं। एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम, और वो मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। आपने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने के लिए दो बड़े पार्ट शामिल होते हैं, एक पार्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रास्ता और रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम रेस्पिरेशन में मदद करेगा, इसलिए इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं उन पर एक बार नजर डाल लीजिए। कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें, जैसे सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स या नोस्ट्रिल्स को आप नेयर्स भी लिख सकते हैं, NARES, एक्सटर्नल नेयर्स। दूसरा है नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर। जो नेजल कैविटीज हैं यानी कि वो पेयर है तो हम उनको कैविटीज भी लिख सकते हैं या चैम्बर, नेजल चैम्बर। उसके बाद फिर इंटरनल नोस्ट्रिल, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। इंटरनल नोस्ट्रिल्स यानी कि इंटरनल नेयर्स, या ये फिर फेरिंक्स के अंदर खुल जाते हैं। और फिर पार्ट आ जाएगा फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो अगला पार्ट है वो क्या आ जाएगा? लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, यानी कि इसको साउंड बॉक्स हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद फिर हमारा जो अगला पार्ट आएगा वो क्या होगा? ट्रैकिया, ट्रैकिया, विंड पाइप, इसको हम क्या कहेंगे? विंड या एयर पाइप। और इसके बाद फिर जो सिस्टम आएगा वो ब्रोंकाई वाला सिस्टम आएगा, या तो हम उसको ट्रैकिया के अंदर ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगला ब्रोंकाई डाल सकते हैं, ब्रोंकाई। और लास्ट में ब्रोंकाई जहाँ घुस जाती हैं, जहाँ चली जाती हैं, उनको हम कहेंगे लंग्स। क्या कहेंगे? लंग्स, लंग्स। तो ये सारे पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं जो आप अपना रोल अदा करेंगे। कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फेरिंक्स,
लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। तो पहले करते हैं हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। आप एक्सटर्नल जो नोस्ट्रिल हैं उसको देखेंगे। जैसे मैं एक हल्का सा समझाने के लिए एक डायग्राम बनाता हूं। ये दो छोटी छोटी ओपनिंग है। इन दो छोटी छोटी ओपनिंग को हम क्या कहने लग रहे हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। और ये आगे इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में ओपन होती है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहने लग रहे हैं? नेजल कैविटी। फिर आगे चल के दो छोटी छोटी और ओपनिंग है, यानी कि इन छोटी ओपनिंग को तो हम क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। और जो वे छोटी ओपनिंग है उनको हम क्या कहेंगे? इंटरनल नोस्ट्रिल्स। उनका नाम है इंटरनल नोस्ट्रिल्स। और ये जो बीच में बच गई, ये जो दो ट्यूब सी, इनको हम नेजल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। ये इंटरनल नोस्ट्रिल्स किसमें खुल जाती हैं? से फेरिंक्स के अंदर। ये क्या है? फेरिंक्स। ये किसके अंदर खुली? फेरिंक्स के अंदर। और फिर फेरिंक्स किसके अंदर खुल जाता है? ये हिस्सा जो है लैरिंक्स, ये लैरिंक्स के अंदर खुल जाता है। और फिर ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको फिर हम ट्रैकिया का नाम देंगे। ऐसे क्या देंगे? ट्रैकिया। फिर आगे चल के ये जो ब्रोंकाई है वो बन जाएंगी और अल्टीमेटली लंग्स के अंदर एंटर कर जाएंगी। अब थोड़ी सी बात आपको ये समझनी है, ये नाक का जो लोअर हिस्सा है ये छोटा, इसको तो मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। तो हवा पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में जाएगी, फिर इन नेजल चैम्बर में जाएगी, और उसके बाद फिर वो छोटे छोटे ओपनिंग और है तो इंटरनल नोस्ट्रिल्स में जाएगी, फिर वो फेरिंक्स में चली जाएगी, और फिर फेरिंक्स से लैरिंक्स एंड देन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई एंड अल्टीमेटली फाइनल रीच टू देयर फाइनल प्लेस दैट इज लंग्स। अब देखो ये है, हम इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, these are a pair of small openings। ये जो हमारा जो नाक है, नाक के जो लोअर हिस्से पर ये आपको जो दो ओपनिंग दिखाई देने लग रही हैं, इन्हीं को हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ओपनिंग प्रेजेंट एट लोअर पार्ट ऑफ नोज। और आपको बताने में कोई समस्या नहीं होगी, ये एयर को इनटेक करने में मदद करती है। एंड हेल्प इन इनहेल ऑफ एयर। इनहेल का मतलब रिसीव करना, लेना, इनटेक करना ऑफ एयर फ्रॉम एनवायरमेंट। बाहर से, आउटसाइड से जो हवा आएगी वो हम इनके थ्रू इनहेल कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा क्या पार्ट है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। अब ये दो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं। these are a pair of ट्यूब्स या कैविटीज। ये जो कैविटी है, ये these are a pair of ट्यूब्स या कैविटी, एक पेयर ट्यूब या कैविटी है, विच इनका काम क्या है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से हवा लेके और इंटरनल नोस्ट्रिल्स के पास भेजना, विच ट्रांसफर एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स टू
इंटरनल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से इंटरनल नोस्ट्रिल्स की तरफ ये हवा को ट्रांसफर करती हैं। एक और खास बात, ये जो दोनों कैविटी हैं, ये वाली और ये वाली, एक बीच में एक सेप्टम से अलग की हुई है। इस सेप्टम का नाम नेजल सेप्टम है। बोथ कैविटी आर separated by nasal septum, separated by nasal septum, यानी कि ये दोनों एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बीच में ये सेप्टम है, इस सेप्टम को हम नेजल सेप्टम कहने लग रहे हैं। ठीक है, अब ये जो नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी के अंदर इसके 3 पार्ट है। नेजल कैविटी के 3 पार्ट, मान लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर कंसिस्ट 3 पार्ट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि नेजल कैविटी के अंदर 3 पार्ट होते हैं। नेजल चैम्बर या कैविटी कंसिस्ट 3 पार्ट, कंसिस्ट 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 जो सबसे पहले वाला हिस्सा है, ये जो ये मैंने पहला, बीच का दूसरा और फिर लास्ट का तीसरा दिखाया है। तो जो पहला है वो है वेस्टिब्यूल। क्या नाम है पहले वाले का? वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल एंटीरियर पार्ट है। क्या है ये? एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। दूसरा, इट बियर्स हेयर्स। ये हेयर्स यहां पर होते हैं टू फिल्टर एयर, यानी कि एयर को फिल्टर करने के लिए इस पार्ट में हेयर्स होते हैं, यानी कि हेयर्स फॉर एयर फिल्ट्रेशन। और इट ऑल्सो कंसिस्ट, और इसके अंदर ऑयल और स्वेट ग्लैंड भी हैं। ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि इस पार्ट में हवा को छानने के लिए हेयर्स भी हैं और ये ऑयल और स्वेट ग्लैंड भी हैं, जिसके कारण ये स्वेट रिलीज करेंगी, ये ऑयल रिलीज करेंगी। तो हवा में अगर कोई माइक्रोब्स है तो वो एंट्रैप किया जाएगा और मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल के बाद दूसरा पार्ट कौन सा है नेजल चैम्बर का? वो है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट, और इसको हम दूसरे पार्ट को, यानी कि जो नेजल चैम्बर का जो दूसरा पार्ट है उसको हम एयर कंडीशनर पार्ट भी कह सकते हैं। एयर कंडीशनर पार्ट, यहाँ पर एयर को मॉइस्ट बनाया जाता है, थोड़ा सा वार्म बनाया जाता है, यानी कि ये एयर कंडीशन का काम करेगा ये पार्ट। ये ध्यान दें, ये और भी इससे इम्पोर्टेंट है। इसकी क्या विशेषता है? ये मिडल पार्ट है, इट इज मिडल पार्ट। एक बात। दूसरी बात, इस ये लाइन किया हुआ है, यानी कि इस हिस्से के सरफेस पर एक विशेष प्रकार का एपिथेलियम टिश्यू होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ाने के साथ साथ एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। इट इज लाइंड विद, वो स्पेशल प्रकार का जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये नाम बड़ा नहीं, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। सूडोस्ट्रेटिफाइड यानी कि कई लेयर्स में है वो। सिलिएटेड, उनके ऊपर सिलिया है, एपिथेलियम यानी कि एक ऐसा एपिथेलियम जो
झूठी मूठी लेयर्स में प्रेजेंट है और उनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज लाइंड विद सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। इट इज रेडिश और पिंक इन कलर। ये रेडिश या पिंक कलर का है, पिंक इन कलर। एक और खास बात, इट बियर 3 to 4 एलिवेशन, 3 से 4 कुछ उभरे हुए से पॉइंट होते हैं। एलिवेशन का मतलब होता है कुछ आउटग्रोथ से है, कोल्ड कोंकी, उनको हम क्या कहते हैं, कोंकी। स्पेलिंग है CONCHAE, कोंकी। कोंकी कोंकी क्या करेंगी, कोंकी इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये जो कोंकी हैं, ये जो कोंकी वो क्या काम करेंगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, राइट। अब ये दूसरा पार्ट ही हम पूरा आगे कर रहे हैं। दिस पार्ट ऑल्सो हेल्पफुल, यानी कि ये और भी मदद करता है हवा को कैसा बनाने में, मॉइस्ट और वार्म। दिस पार्ट also helpful to makes the air moist and warm। ये पार्ट हवा को मॉइस्ट और वार्म बनाने में मदद करता है। हेंस कोल्ड, मैंने आपको पहले बताया था, हेंस कोल्ड एयर कंडीशनर पार्ट, इसलिए इसको हम एयर कंडीशनर पार्ट भी कह सकते हैं। दिस पार्ट ऑल्सो बियर, ये भी खास बात ध्यान देने योग्य है, दिस पार्ट ऑल्सो बियर गोबलेट सेल्स। आपको पता होना चाहिए, हमने इंटेस्टाइन के अंदर भी किया था, गोबलेट सेल्स को हम म्यूकस सेल भी कह सकते हैं, MUCOUS, म्यूकस, विच रिलीज या स्क्रीट म्यूकस। अब इस म्यूकस में और इस म्यूकस में अंतर है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर म्यूकस सेल आए तो ये स्पेलिंग लिखनी है, अगर म्यूकस सब्सटेंस आए तो ये स्पेलिंग लिखनी है, म्यूकस। ये के लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस था, हमने आपको ये बताया था, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस जो क्या करेगा, विच हेल्प इन एंट्रैप करने के लिए माइक्रोब्स। अगर हवा के अंदर जो हम हवा इनहेल करने लग रहे हैं, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेने लग रहे हैं, अगर उसमें माइक्रोब्स हैं तो ये म्यूकस उसको एंट्रैप करेगा और उनको मार देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कीटाणु भी मारे जाते हैं और देखा हवा को फिल्टर भी किया जाता है, हवा को मॉइस्ट भी किया जाता है, हवा को वार्म भी किया जाता है। तो ये एक अद्भुत पार्ट है जिसका रेस्पिरेशन में काफी रोल है। अगला जो इसका तीसरा पार्ट था जो हम नेजल चैम्बर का, वो था ओल्फैक्टरी पार्ट। तीसरा कौन सा पार्ट, ओल्फैक्टरी पार्ट, यानी कि सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से हवा नेजल चैम्बर के अंदर गई, फिर नेजल चैम्बर के फर्स्ट पार्ट में आई, उसका नाम था वेस्टिब्यूल, फिर उसके दूसरे पार्ट में गई रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर, और फिर तीसरा पार्ट हम क्या बताने लग रहे हैं हमें, ओल्फैक्टरी पार्ट। इट इज द
लास्ट टर्मिनल पार्ट ऑफ, किसका है ये तीसरा पार्ट। कौन सा था भाई तीसरा पार्ट, बताओ तीसरा, olfactory part, olfactory part, it is the लास्ट या पोजिटीरियर, जो पीछे वाला हिस्सा है, पोजिटीरियर किसको कहते हैं, पीछे वाले को, और एंटीरियर किसको कहते हैं, आगे वाले को, जो हमने वर्ड पहले यूज किया था। लास्ट पोजिटीरियर पार्ट, जो लास्ट या पोजिटीरियर पार्ट है, विच इज yellowish brown in color, yellowish brown in color, and receive smell related information, smell related information, smell related information, यानी कि जो स्मेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ये रिसीव करेगा। तो जो एयर है वो एयर में किस तरीके की स्मेल है, वो फाउल एयर है, वो यानी कि सुगंध है या वो दुर्गंध है, तो वो ये पार्ट बताएगा ओल्फैक्टरी पार्ट। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ olfactoreceptors, यानी कि इस पार्ट के अंदर कौन से पार्ट हैं, olfactoreceptor है, इस तीसरे पार्ट के अंदर olfactoreceptor है। और olfactoreceptor किसको डिटेक्ट करेंगे, स्मेल को। तो हवा कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है, वो वार्म है या वो मॉइस्ट है या वो फिल्टर की गई है या उसके कीटाणु जो भी हैं वो मारे गए हैं, ये सारा ध्यान इस नाक के हिस्से में रखा जाता है। इसलिए हमेशा हमें जो इंस्पिरेशन या इनहेलेशन करनी चाहिए वो नाक के थ्रू करनी चाहिए। मुंह से सांस कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ड्यूरिंग इमरजेंसी या विगरस एक्सरसाइज तो खैर हम मुंह से सांस ले सकते हैं, बट हमें नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि देखिए वाई वी रेस्पायर थ्रू नोज, ये क्वेश्चन बनता है छोटा सा, थ्रू नोज। तो बेटा आपने देखा नोज के अंदर हवा फिल्टर होती है, फिल्ट्रेशन होता है हवा के अंदर, क्योंकि वो नाक के अंदर हेयर थी। यहाँ स्टरलाइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन का मतलब जो म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस, वो म्यूकस रिलीज करेंगी और वो म्यूकस माइक्रोब्स को मारने का काम करेगा। यहाँ एयर कंडीशनिंग होती है, हवा को एयर कंडीशनिंग, हवा को वार्म और मॉइस्ट बनाने का काम किया जाता है। और यहाँ अगर हम और भी देखें तो जो सरफेस एरिया है वो भी बढ़ाया जाता है, जो कॉन्की प्रेजेंट होती हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं इससे, ठीक है। तो ये चार कारण है जिसके कारण हमें कहाँ से सांस लेना चाहिए, नोज से। तो ये था हमारा नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर के बाद अब हम करते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स, ये भी दीज आर ऑल्सो अ पेयर ऑफ स्मॉल ओपनिंग, पेयर ऑफ स्मॉल ओपनिंग, these are also a pair of small opening which open into, किसमें खुल जाती हैं, open into, बताओ किसमें खुलती हैं। ये जो इंटरनल नोस्ट्रिल्स हैं या इंटरनल नेयर्स हैं ये किसमें खुल जाती हैं, ये फेरिंक्स में खुल जाती हैं, ओपन इनटू फेरिंक्स, बस इनका यही काम है। अब हमारा पार्ट क्या है, फेरिंक्स। क्या है, फेरिंक्स।
और हमने फेरिंक्स को डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। इसको हम यहाँ छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा रखा, फिर भी मैं उसकी मोटी मोटी बात आपको याद दिला देता हूँ। ये एक वर्टिकल कैनाल है, थी ना एक वर्टिकल कैनाल, ठीक। इसकी लेंथ 12 से 40 सेंटीमीटर है, थी ना भाई। इसके 3 पार्ट थे, एक नेजोफेरिंक्स, दूसरा ओरोफेरिंक्स। ये सिर्फ मैं याद दिलाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि हमने इसको पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। और लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, ये 3 पार्ट थे। जो नेजोफेरिंक्स था, इसके अंदर क्या खुलती थी? इंटरनल नेयर्स और यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब, आपको थोड़ा सा ध्यान हो, ये कान की ट्यूब थी यूस्टेकियन ट्यूब, और ये इंटरनल नेयर्स जो अभी बताया, ये इसके अंदर खुलती है। इसके अंदर क्या खुलती है? ओरोफेरिंक्स के अंदर बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। बड़ी बात ध्यान देने की है, जो नाक के इंटरनोस्ट्रिल्स हैं और जो कान की ट्यूब है यूस्टेकियन ट्यूब, वे तो इस पार्ट में खुलती है क्योंकि फेरिंक्स के ये 3 पार्ट होते हैं। और जो बक्कल कैविटी हमारी ओरल कैविटी है, वो ओरोफेरिंक्स के अंदर खुलती है। ये चीज तो इसके अंदर खुलती, और ये किसके अंदर खुलती है? लैरिंक्स के अंदर। लैरिंक्स यानी कि ये हिस्सा तो लैरिंक्स में खुलता है, वो पार्ट इनके अंदर खुलते हैं। ये बात आपने ध्यान देनी है। और यही बात मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताई थी। जब एक बात कहीं पहले आ जाती है तो उसको सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वही बात फिर कभी आगे आती है तो हमें वो बात बहुत इजीली समझ में आ जाती है। दूसरी बात, जो फेरिंक्स है, ये इट एक्ट एज कॉमन ओपनिंग थी। ये मैं फिर याद दिला रहा हूं, जो फेरिंक्स है वो कॉमन ओपनिंग थी। किसके लिए? फॉर फूड एंड एयर। फॉर फूड एंड एयर, यानी कि मैंने आपको बताया था यहां पर क्रॉसिंग होती है भोजन की और एयर की। भोजन कहां जाएगा? भोजन की नली में यानी कि ईसोफेगस में। एयर कहां जाएगी? यानी कि एयर की नली में, यानी कि ट्रैकिया में, यानी कि विंड पाइप में। तो यहां पर क्रॉसिंग होगी। अब ये जो क्रॉसिंग ऑफ फूड है, एक सिस्टम बना था, मैंने बताया था आपको याद हो तो। ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन और मैनेज करता है। मैं ये बात फिर याद दिला रहा हूं, हालांकि मैंने ये सारी फेरिंक्स की बातें आपको बताई थी, फिर भी अगर वो बात थोड़ी सी अब कोई प्रॉब्लमेटिक रही हो तो अब उसको फिर से क्लियर हम कर सकते हैं। क्या लिखूं मैं? दिस कॉमन ओपनिंग is well managed by glottis and epiglottis. यानी कि जो ग्लोटिस और जो एपिग्लोटिस है, उससे ये खूब अच्छे तरीके से मैनेज की जाती है। और ये मैंने आपको छोटा सा एक डायग्राम भी बताया था कि किस तरीके से, यानी कि ये है वो कॉमन ओपनिंग जो फेरिंक्स वाली है, जो लैरिंगोफेरिंक्स के अंदर वो खुलेगी, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम? ग्लोटिस। और यहां से ये 2 रास्ते निकलते हैं। ये हमारी फूड की पाइप है, ये हमारी हवा की पाइप है जिसको हम
विंड पाइप कहते हैं ये ग्लोटिस, और इसके ऊपर एक ये ढक्कन नुमा ये चीज थी, इसका नाम एपिग्लोटिस। क्या नाम था? एपिग्लोटिस। यानी कि भोजन फूड इस नाली में ना आए, ये तुरंत ये एपिग्लोटिस इस रास्ते को ऐसे ढक लेती है, तो फूड इस रास्ते में चला जाता है और एयर इस रास्ते में। ये ग्लोटिस केवल तभी बंद होता है जब केवल हम भोजन को निगलते होते हैं। अगर चबा रहे होते हैं तो भी नहीं, जब निगलते हैं, एंगल्फ करते हैं फूड को या स्वेलोइंग करते हैं फूड को, तो ही ये बंद होती है। अदरवाइज ग्लोटिस ऑलवेज रिमेन्स open but is well regulated by epiglottis, and you know epiglottis is a small lid मतलब ढक्कन, a lid like structure which close the glottis during swallowing of food. It is all about pharynx. pharynx को मैंने दोबारा रिवाइज करवाया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर अब भी आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बेटे। अब हमारा है लैरिंक्स। अब कौन सा पार्ट है? लैरिंक्स। इसको हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। लैरिंक्स यानी कि ये जो हमारी जो ये इसके ऊपर ये जो रिंग्स है, ये ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया के ऊपर ये जो एक हिस्सा ये है, इसको हम क्या कहेंगे? लैरिंक्स पार्ट। ये लैरिंक्स पार्ट है। ये क्या है? ट्रैकिया। और इस पे ये कार्टिलेज होती हैं विशेष प्रकार की, जैसे हम इसको क्रिकोइड कार्टिलेज कहेंगे। क्रिकोइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज। ये कार्टिलेज मेम्ब्रेन है। क्या है ये? कार्टिलेज मेम्ब्रेन। और इनके ऊपर ये एक और विशेष प्रकार की कार्टिलेज होती है, उसको एरिटिनोइड एरिटिनोइड कार्टिलेज कहेंगे। कार्टिलेज। तो ये हमारा क्या है? लैरिंक्स। अब थोड़ी सी बात को समझें, थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। ये साइड में जो है वो एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये क्रिकोइड कार्टिलेज, कार्टिलेज का नाम है ये। हम आगे चल के जो हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे बेटा, बोन कार्टिलेज, अगले चैप्टर्स में, अगले यूनिट्स में, तो ये आ जाएंगे अपने आप। ये थायराइड है और इसके ऊपर ये कार्टिलेज मेम्ब्रेन है। अब देखो मैं इसको यहां से ये हटा रहा हूं, तो अब देखें लैरिंक्स। लैरिंक्स इज also known as बताओ क्या कहेंगे इसको? वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, या इसको हम एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके चार नाम: लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स या एडम एप्पल। इट इज वेल covered and protected by cartilage। और वो नाम अगर मैं जैसे लिखूं, जैसे क्रिकोइड कार्टिलेज ये नाम मैंने लिख रखा है। दूसरा मान लीजिए थायराइड कार्टिलेज, ये नाम लिख रखा है। ये जो तीसरा एरिटिनोइड कार्टिलेज, यानी कि इसको प्रोटेक्शन किया हुआ है ताकि ये अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। हालांकि ये अनपेयर्ड कार्टिलेज है, तो ऊपर वाली क्या है? अनपेयर्ड कार्टिलेज, और जो नीचे वाली वो क्या है? इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो ये क्या हो जाएगी? पेयर्ड कार्टिलेज। आपके कंपटीशन के लिए अगर आपको ये बात और डीपली पूछते हैं तो ओके। ये जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स यानी कि
ये जो लैरिंक्स है इसमें वोकल कॉर्ड होती हैं, 2 पेयर्स होते हैं वोकल कॉर्ड के। एक पेयर तो उसमें फिर वो फॉल्स होता है, जो आउटर वाला होता है वो पेयर वो फॉल्स वोकल कॉर्ड का होता है, और जो नीचे वाला होता है वो ट्रू होता है। लैरिंक्स कंसिस्ट 2 pairs of vocal cord। एक वन पेयर क्या है, फॉल्स, और वो है आउटर। जो आउटर वाला, जो ऊपर वाला, जो अपर कह सकते हैं या आउटर कह सकते हैं, वो फॉल्स वोकल कॉर्ड का पेयर है। और जो एक पेयर है, जो दूसरा पेयर बच गया, वो क्या है, ट्रू। तो जो आवाज आती है वो ट्रू वोकल कॉर्ड के द्वारा आती है। अगर मैं इसका एक और हल्का सा आपको इमेजिनरी डायग्राम से ऐसे बना के दिखाऊं तो ये है वो वोकल कॉर्ड। क्या है ये, वोकल कॉर्ड। जब हवा एयर प्रेशर से, ये क्या है, वोकल कॉर्ड, जब एयर प्रेशर से इन वोकल कॉर्ड पे आके टकराएगी तो ये क्या शुरू कर देंगे, वाइब्रेट होना। और जब भी कोई बॉडी या स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड। यानी कि व्हेन इनकमिंग एयर strike with vocal cord, then they start to vibrate and produce sound। इसलिए हम इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। जब इसको ये वाइब्रेट करवाएगी तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे अगर हम देखें जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड की लेंथ है इन मेल थोड़ी सी ज्यादा होती है और फीमेल के अंदर थोड़ी सी कम होती है, जिसके कारण जो मेल और फीमेल की जो आवाज है उसमें डिफरेंस होता है। उनकी आवाज थोड़ी शार्प, पैनी और श्रिल वाली होती है, मेल की आवाज थोड़ी सी मोटी और यानी कि वो लाउड साउंड होती है। उसका जो मुख्य रीजन है वो यही है। अगर एक यानी कि जो वोकल कॉर्ड है उसकी लेंथ अगर कम है तो वो टाइटली स्ट्रेच्ड रहेंगे, टाइटली स्ट्रेच्ड। अगर वोकल कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा है तो वो थोड़े से लूज यानी कि ढीले से रहेंगे, जिसके कारण लाउड साउंड, मोटी साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारा ऑल अबाउट लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद अब जो ये जो हमारा पोर्शन है ये क्या ट्रैक है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया ये जो हिस्सा ये थोड़ा सा देखेंगे, द लैरिंक्स इज प्रोट्रूड आउट, ये बाहर निकलना। प्रोट्रूड का मतलब बाहर निकलना, ये थोड़ी सी बात ध्यान रखें। प्रोट्रूड आउट इन मेल आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद मेल में ये लैरिंक्स का ये थोड़ा सा हिस्सा बाहर प्रोट्रूड आउट हो जाता है। आप देखेंगे ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन ये फीमेल में नहीं निकलता बाहर की तरफ। तो प्रोट्रूड आउट बट प्यूबर्टी के बाद, बट नॉट इन फीमेल, नॉट इन फीमेल, ये फीमेल के अंदर बाहर नहीं निकलता। एक और खास बात, इन
इन जुविनाइल जुविनाइल होती है जो बाल्यावस्था होती है, जो बचपन की जो इन जुविनाइल स्टेज इट इज सेम इन बोथ सेक्सेस, यानी कि चाहे मेल हो या फीमेल हो तो उसमें ये सेम रहता है। जब वो बच्चा छोटा बच्चा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उसमें ये बाहर की तरफ नहीं निकला होता। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आती है तो ये बॉय के अंदर, लड़के के अंदर ये थोड़ा प्रोट्रूड आउट हो जाता है, अलग से विजिबल होता है। फीमेल में ये वो तब नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट हम करेंगे ट्रैकिया। थैंक यू।